मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल सत्य, मैं जो बात कर रहा हूँ अपनी वाणी से जो बोल रहा हूँ, ये ऐसे एक व्यक्ति के बारे में है जो कि आरा के बहुत प्रतिष्ठित है और आरा में उनका बहुत ही नाम है और साथ साथ उन्होंने सोशल स्तर पे बहुत काम किया है। आपको मैं बताऊं उससे पहले, पुट योर हैंड्स टुगेदर, आई एम जस्ट इनवाइटिंग नन अदर देन, he belongs to medical fraternity. I mean, he is a doctor in Ara, and he is none other than Dr. Prateek. So I'm just inviting him in our session. In this session, we will discuss lots of things regarding Dr. Prateek, because he is right now, he's a very, very good human being also, as well as he is a very famous doctor in Ara as well. So, ladies and gentlemen, put your hands together. I am just inviting Dr. Prateek. थैंक यू वेरी मच। सर, ये बताइए, आप जो अभी हैं आरा के प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, डॉक्टर फर्टिलिटी में भी काफी नाम है आप, जैसे कि आपकी जीवनी, आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, उसके बारे में दर्शकों को कुछ बताएं सर। देखिए, मेरी जो जिंदगी की शुरुआत है वो आरा के ही छोटे से शहर बोले जाते हैं हम लोग। इस छोटे के शहर में जैन स्कूल से मैंने प्रारंभिक शिक्षा शुरू की, जो क्लास 4 से शुरू थी, और 10th का जो एग्ज़ाम हुआ वो हम लोगों ने आरा जैन स्कूल से ही अपने मैट्रिक की उपाधि ली। इसके बाद आरा जैन कॉलेज से इंटर साइंस बायोलॉजी के थ्रू करने के बाद तमन्ना होती थी हम लोगों की कि एक उस समय काफ़ी हॉबी हुआ करता था, या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। जी। तो मेरे शुरू से क्लास 4 से ही एक तमन्ना थी कि किसी भी तरह चिकित्सा सेवा में अपना कैरियर बने। और तो सर, आप किसी से इंस्पायर्ड थे या ऐसे ही हो गया था? देखिए, हम 2 भाई थे और दोनों भाइयों में पता नहीं शुरू से ही इंस्पिरेशन मिला था, जैसे भी बोले, चाहे वो जहाँ से देख के मिला हो। मुझे लगा था कि चिकित्सा सेवा में जाने में जो बेहतरी हम अच्छा कर सकते हैं और समाज में कुछ करने का मौका मिलता है। अर्न करना एक अलग चीज है, पैसा कमाना एक अलग चीज है जो किसी प्रोफेशन में कमाया जा सकता है, लेकिन इस सेवा में रह करके कुछ मदद की जा सकती है, कुछ वैसे लोगों की भी मदद की जा सकती है जो बहुत हेल्पलेस है। तो सर, इसके साथ आपकी फैमिली बैकग्राउंड, जो फैमिली वालों ने कितना सपोर्ट किया आपको इस लेवल तक पहुंचने में? देखिए, मेरे फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि मेरा जो शुरू का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम था उसमें रैंक नीचे आने की वजह से लगातार मेरा सिलेक्शन हो जाता था, तो मुझे कई वर्षों तक दूसरे सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन करना पड़ा। मैं कुछ दिन तक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना में भी पढ़ाई किया। इसके बाद मेरे फादर का इंस्पिरेशन रहा कि थोड़ा सा 1-2 नंबर कम आ गया है, रैंक नीचे है, फिर से तैयारी करो। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना में छोड़कर फिर मैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा भी गया। पूसा में मैंने 4 इयर्स की बैचलर ऑफ फिशरी साइंस की डिग्री भी उपाधि प्राप्त कर लिया। तो कुछ लोग हंसने भी लगे कि अभी भी मेडिकल दोगे? हम कहे नहीं, मेरा शौक है कि हमको डॉक्टर बनना है। और कुछ लोग उसी समय जॉब ज्वाइन करने जा रहे थे डिग्री लेने के बाद, आपके बैचमेट्स। तो लोगों का था कि मैं डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर या कोई अन्य चीजों में जॉब कर लूं, लेकिन मेरा एक ध्येय था कि नहीं, मुझे चिकित्सा सेवा में ही जाना है। तो मैं लगातार प्रयास रहा और इसमें मेरे फादर और मदर लगातार रहे कि लगे रहो, कहीं ना कहीं जरूर सपोर्ट रहा। अच्छा सर, एक बात ये कि मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग हुआ करते हैं, मतलब जनरल, जहाँ तक मुझे आपकी फैमिली के बारे में जानकारी है, मिडिल क्लास, तो इस स्ट्रगल में चूंकि एक क्या होता है ना कि घर वाले तो सपोर्ट में होते हैं, लेकिन आपके रिलेटिव्स और ये वगैरह थोड़े से दूसरी तरह का अंदाज रखते हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात सही है कि थोड़ी मिडिल क्लास फैमिली में अचानक लगे कि दिल्ली जाके कोचिंग करना है। उस समय भी मुझे याद है 7,200 कोचिंग का फीस ज्यादा हुआ करता था। तो नेचुरली गार्जियंस को देख के बच्चे भी डिसाइड करते थे कि नहीं, पता नहीं इतना पैसा खर्च होगा तो रिजल्ट ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, कई तरह की दुविधाएं रहती थी। लेकिन एक बात और था कि कोचिंग एक माध्यम होता है, पढ़ना तो अब नहीं पड़ता है। तो अगर डेडिकेशन आ जाए कि नहीं, हम ट्यूशन पढ़ के ही, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी, बॉटनी हो, अगर उसकी सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान दे दिया जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि हम दिल्ली में आकाश इंस्टीट्यूट में जा पाए कि नहीं जा पाए, पैसे के अभाव में कर पाए कि नहीं कर पाए। आप छोटे शहर में भी सेल्फ स्टडी, मैं तो मेरे ब्रदर ने जो IIT किया उसके ठीक पहले उनका एक बैचमेट था, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी।
3 ट्यूशन जो होते थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसमें उसने केवल एक सब्जेक्ट का पढ़ पाया, 2 की सेल्फ स्टडी करके उस टाइम में 1995 की बात मैं बता रहा हूँ, उसने 399 रैंक्स आईआईटी में लाया, आरा से रह के। नो कोचिंग, नो तीनों सब्जेक्ट का ट्यूशन, सेल्फ स्टडी। तो वो देख करके लगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है सेल्फ स्टडी। माध्यम है, कुछ हो सकता है कि कंफ्यूजन हो, कुछ चीजें नहीं समझ में आए। तो उस जमाने में भी, मैं बहुत पहले की बात कर रहा, क्योंकि मैं 95 में आईएससी कर गया, तो उसके बाद 95-96 में भी कुछ प्रोफेसर ऐसे थे जो कॉलेज में भी अगर आप जाके पूछेंगे तो मना नहीं कर सकते थे कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा। मतलब अगर आपके पास डेडिकेशन है, आप उसको स्टडी वाले हैं, तो आपके पास सपोर्ट। तो होता क्या था कि आपके पास कुछ पढ़ाई करके, जैसे खाना भूख लगती है तभी खाना अच्छा लगता है, कुछ आप पढ़ के गए हैं और तब पूछेंगे तब उनको मजा आता है बताना। वैसे स्टूडेंट को पसंद करते हैं। सर फिर मेडिकल की तरफ कब मुड़े? देखिए मेरा मेडिकल फील्ड में प्रोफेशन में आया, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। देखिए मेडिकल में तो मेरा रुझान था ही, और जब मुझे डेंटल साइंस मिलने लगा तो मेरे फादर सोचे कि नहीं मेडिकल, तो मुझे डेंटल साइंस बहुत पसंद था। कुछ लोग बोले कि डेंटल साइंस में बहुत आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, अवेयरनेस नहीं है, लेकिन लगातार मेरे फादर से काफ़ी डिस्कशन हो रहा था उस टाइम कि तुमको मेडिकल साइंस अडॉप्ट करना चाहिए, फिर से एक बार कोशिश करनी चाहिए। हम कहे कि नहीं, मुझे केवल एक साइंस चाहिए था, वो था पेशेंट्स जो है ह्यूमन बीइंग का इलाज। जैसे हम वेटनरी साइंस में गए तो मुझे लगा कि मुझे ह्यूमन बॉडी का इलाज करने को नहीं मिलेगा, लेकिन डेंटिस्ट्री के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा रुझान था शुरू से मेरा रुझान रहा। और मुझे लगा कि चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो, चाहे वो आई का सब्जेक्ट हो या डेंटल स्पेशलाइज्ड ब्रांच, तो डेंटल सर्जरी का काम कोई अदर सर्जन नहीं कर सकते। तो डेंटल सर्जरी भी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, इसका पेन भी अपने आप में एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है, दर्द इसमें भी झेलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मरीजों को एक रिलीफ देने की बात आती है, मतलब एक पेशेंट्स के चेहरे पर जो मुस्कान लाई जा सकती है वो दर्द के साथ साथ खूबसूरती से भी लाई जा सकती है। अदर डिपार्टमेंट में दर्द दूर हुआ, चेहरे पर मुस्कान आती है। हमारे यहाँ बहुत लोगों का दर्द दूर है और चेहरे खराब हैं। तो वैसी लड़कियां, चाहे वैसे पेशेंट्स जो हाईली एस्थेटिक कॉन्शियस है, उनमें भी मुस्कान लाने का हमको मौका मिलता है इस डेंटल साइंस में। अच्छा, एक कोइंसिडेंस है क्या कि आप एक डॉक्टर होते हुए आपका होम टाउन मिलना, ये कोइंसिडेंस है या ऊपर वाले की बदौलत ऐसा होता है? देखिए कहीं ना कहीं हर आदमी के अचीवमेंट्स में ऊपर वाले का तो जरूरी है साथ होना। कहीं भी किसी के आगे आने में या पीछे जाने में उनका सपोर्ट होता है। आप मेहनत जरूर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका सानिध्य होता है, उनका आशीर्वाद होता है ऊपर वाले का, आदमी आगे बढ़ता है। तो मुझे तो लगेगा कि मेरे पर सबसे ज्यादा आशीर्वाद गरीब लोगों का भी है, गरीब जनता का भी है, उनकी शुभकामनाएं हैं, उनमें मैं भगवान का रूप देखता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है वैसे मरीजों का इलाज करने में जो सक्षम नहीं होते हैं। मैं अपने मुंह से क्या बड़ाई करूं, लेकिन एक बात है सर कि जैसे कि आप इस फैटर्निटी में हैं और आरा के स्पेशली होते हुए आरा में एक मुकाम बनाना, ये बहुत गर्व की बात है आपके लिए भी, हम लोगों के लिए भी, कि आरा का नॉर्मल सा इंसान आरा में एक सेलिब्रिटी टाइप बनता है, चाहे उसकी एक अलग प्रतिष्ठा बनती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे लोगों को कुछ कहना चाहेंगे कि भाई अपने काम से जुड़े रहो, मेहनत करते रहो, ऊपर वाला साथ में है? देखिए सबसे पहले तो हमेशा व्यक्ति को ये सोच के चलना है कि अभी मेरी मंजिल बहुत आगे है। अगर हम समझ लें कि हम बहुत अभी आगे निकले तो वहीं पर सबसे बड़ी भूल हो जाती है। सही बात है। किसी भी साइंस का अनलिमिटेड स्कोप है। अगर कोई समझे कि मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो पढ़ाई की किताब का कोई अंत नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स भी जो डिपार्टमेंट के बहुत माहिर थे वो भी डेली स्टडी करते थे। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति में एक बात होना चाहिए कि अभी हम जितना जानते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन 100% कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मेरे पास बहुत कुछ सीखना बाकी है। जब तक इन चीजों को भीतर में नहीं लाएंगे तब फिर गॉड का भी साथ छूट जाएगा। तब तो फिर वो अभिमान वाली बात हो जाती है, कह रहे हम तो बहुत ज्यादा जानते हैं। ऐसी बात नहीं है, हर लोग जानते हैं और हर लोग अभी बहुत पीछे हैं दुनिया में आगे जाने से। सर एक बात मैंने स्टडी किया आपके बारे में, आने से पहले मैंने स्टडी किया, आपका लोगों से बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब आपसे आपका एक जो नेचर है, ये कहिए जो भी कहिए, जैसे आपका बिहेव है, लोग आपसे कनेक्ट बहुत हो जाते हैं और जो एक बार कनेक्ट होता है तो लगातार बने रहता है। आपका एक सुना है या आपकी सोसाइटी में आपकी रेपो है, इसको कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए बहुत टफ है
परिवार को भी साथ लेके चलना, सोसाइटी को साथ में लेके चलना, और पेशेंट्स, इतना बड़ा परिवार है मेरा, वो पेशेंट्स का एक बहुत बड़ी फौज है मेरे पास। सभी लोगों के पास मेरा पर्सनल नंबर होता है, हर एक लोगों का एक्सपेक्टेशन है। करते हैं कि बहुत टफ है, मुझे पता है कि मैं कैसे, मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं कैसे कर पाता हूँ, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसा करना ये नहीं है कि मैं बहुत तंग हो रहा हूँ। ये भी तो बड़ी बात है कि उन लोगों का प्यार भी तो है, उनका एक्सपेक्टेशन भी तो है। अगर हम ये सोचे मुझे तंग कर रहे हैं, और ये सोचिए कि उन लोगों में कितनी अच्छी क्वालिटी कि मुझे इस कायदे का समझ रहे हैं कि मेरे से राय ले रहे हैं, आदमी का वही जो होती है विनम्रता नीचे चली जाती है, कहीं ना कहीं वो झुक जाता है, और उतने तनाव को समझता है कि मेरा तनाव नहीं है, उनके तनाव को कम करने के लिए उन्होंने मुझे याद किया। ये मेरे लिए बड़ी बात है। सर एक बात और, सोशली जैसे कि सोशल एक्टिविटी के रूप में भी आप बहुत जुड़े हुए हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, मेरा शुरू से मेरा जो नेचर रहा है, चाहे विद्यालय में थे, महाविद्यालय में थे, जहाँ भी पढ़े, जहाँ भी कार्य किए, हम आज भी सोशली काम करने में बहुत प्राउड फील करते हैं, क्योंकि समाज एक ऐसा अंग है जो वही आपको ऊपर भी उठाता है, वही आपको नीचे भी ले जाता है। तो समाज के हर लोगों का मेरी काबिलियत नहीं है, वो समाज के लोगों का उतना श्रेय है, श्रद्धा है, तो मेरी काबिलियत को लोगों ने एक्सप्लेन किया, लोग बता रहे हैं, लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपका ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है। तो उसमें दो पहलू सोचने का हो सकता है। एक तो पहलू वो सोच जाए कि मैं अपने आप को अच्छा समझ लूं, बहुत अच्छे हैं, ये मेरी भूल होगी। इससे ज्यादा उनको हम तारीफ दें, समाज के उन लोगों को हम धन्यवाद देते हैं जो मेरे काम से खुश है। एज ए ह्यूमन बीइंग आपका बहुत कनेक्टिविटी है लोगों से, एज ए ह्यूमन बीइंग में। हाँ, ये बात जरूर है कि मुझे समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, चाहे वो किसी समुदाय के हों, किसी भी जाति विशेष के हों, चाहे किसी भी आयु वर्ग के हों, टॉप फ्रॉम द बॉटम, कोई 90 साल का, 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति भी मेरे लिए मतलब आपके बारे में ऐसा भी सुना है मैंने कि कोई फीलिंग नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ और कुछ लोग ऐसे हैं, तो मतलब जो डिफरेंसेस होता है इसको बिल्कुल आपने एकदम खत्म किया हुआ है। मुझे लगता है कि ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि एक डॉक्टर के पास जब कोई आता है तो वो जितना फ्रीली और कंफर्ट फील करेगा उतना ही उसका ट्रीटमेंट अच्छा होता है। उनके साथ 2 इलाज होना चाहिए, एक तो प्रॉपर डेंटल इलाज और दूसरा हीलिंग टच। वो तकलीफ में है, उस तकलीफ में हमको मालूम है कि वो 3 दिन बाद ठीक होगा, लेकिन 3 दिन तक उसको कैसे ठीक रखना है वो भी एक दायित्व बनता है डॉक्टर का। उसको कहते हैं ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं हुआ, वो हीलिंग टच हुआ। तो कहीं ना कहीं हम काउंसलिंग करना, उनको समय तक समझाना कि दांत बनने के बाद भी कुछ परेशानियां रहती हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत धैर्य की जरूरत होती है, खासकर डेंटल साइंस में तो और ज्यादा धैर्य, क्योंकि लोग एक्सपेक्टेशंस हाई है आज के डेट में, आपको तुरंत रिजल्ट खोजते हैं। खूबसूरती के इलाज में एक्सपेक्टेशंस काफी हाई रहता है लोगों का। तो कई चीजें हैं जिसको हम लगातार मेंटेन रखते हैं, और हमसे भी ज्यादा हम अपनी बड़ाई क्यों करें, हम उन लोगों की बड़ाई ज्यादा करना चाहेंगे जो मेरे जुड़े हुए लोग हैं। वो चाहे 10 साल का बच्चा हो, भैया कहते हुए आता है, चाहे जैन कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, चाहे आपका कोई भी हो, विद्यार्थी परिषद है, इवन की कई दल के समुदाय के लोग हैं, सभी लोगों से मेरा इतना अच्छा कॉर्डियल रिलेशन है कि मुझे लगता है कि कोई मेरा गार्जियन है तो कोई छोटा भाई है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। सर एक बताइए कि आप 2 दिन दिल्ली भी रहते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं? फैमिली आपकी वहां रहती है, कैसे इस चीज को मेंटेन करते हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन है लोगों के लिए कि 2 जगह फैमिली होना, आप साथ 4 दिन यहाँ रहते हैं और 2 दिन आपका 5 दिन यहाँ रहते हैं, 2 दिन आपके बच्चों के साथ, मैम के साथ रहते हैं। ये कैसे, मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत लोग 2 जगह रह के अभी के टाइम में लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं, या कहिए कि कुछ अब अलग तरह का फीलिंग भी हो सकता है। देखिए, ये बात कई बार आई है और लोग भी बोलते हैं कि गजब का लेकिन स्टेमिना है तुम्हें। ये हमारे कई सीनियर्स भी बोले हैं, मेरा बैचमेट भी बोलता है, जूनियर्स भी बोलते हैं कि गजब का स्टेमिना है। फ्राइडे को चले गए, मंडे आ गए, हम तो समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन हमारा है ना कि एक बार जो डिसीजन ले ले और आदमी अगर उसको इम्प्लीमेंट करने लगे तो हैबिट में आ जाती है। जैसे हमने देखा है कि बहुत लोग फल खा करके, बहुत साधु संत को पहाड़ों पर देखा, एकदम उनका जो भोजन है, वस्त्र है ठंडों में, तो उनको देख के लगा कि उन्होंने अडेप्ट कर लिया। तो मुझे लगा कि अगर आप डिसाइड कर लें, डेडिकेशन आ जाए कि हम ऐसा कर लेंगे, तो वो चीज सोचने में भारी लगती है। जब होने लगता है तो लगता है कि पार्ट ऑफ द लाइफ। आप कहना चाह रहे हैं कि सब चीज यहाँ से है, यहाँ पे अगर इजी ले रहे हैं तो इजी है, नहीं तो टफ ले रहे हैं। मुझे टेंशन देना है, आप भी एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर, अगर आपको वर्ल्ड टूर पे जाना हो, अगर आप जाते हैं, पत्नी को छोड़ के, किसको ले जाना चाहेंगे?
नेचुरली सब लोग गर्लफ्रेंड को ले जाते हैं। तो गर्लफ्रेंड को ले जाइए। हाँ, चलिए, बहुत अपनी पत्नी के साथ जो नहीं जाना चाहता है तो गर्लफ्रेंड पूछता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। आपके घर का सरदार कौन है सर? आज तक किसी भी घर का सरदार तो लेडीज ही रही है। आप कुछ भी बन जाए लेकिन सरदार लेडीज रहती है। सही बात, सही। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। सर, सफलता को एक वर्ड में डिफाइन करना होगा तो कैसे करें? जिसका जो ध्येय हो, जो मन की इच्छा हो, अगर वो किसी का पैशन प्रोफेशन हो जाए, वो सफल। अरे वाह, वेरी नाइस। सरकार, अगर आप महिला होते, डॉक्टर ही होते, तो किस सिटी में और किसके साथ आपका बॉन्डिंग होता है? तब सबसे पहले तो हस्बैंड को फ्री छोड़ देते कि मस्ती में रहे और अपनी डॉक्टरी को विशेष ध्यान दिए रहते। आप भी डॉक्टर है सर? आप भी मतलब होती? तो अपनी डॉक्टरी को ध्यान देते। अच्छा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। आपकी पत्नी अगर आपके साथ छल करे तो आप क्या करेंगे? अगर लेडी हमेशा छल ही करेगी, उनकी हमेशा नाटक रहेगी और उसके इसमें आ गए तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। ओह माय गॉड, वेरी नाइस। तो रैपिड फायर देखिए, सर ने बिल्कुल सही जवाब दिया। आप भी डिसाइड करेंगे इसमें कि रैपिड फायर में जैसा आंसर था। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक क्वेश्चन मैं जरूर पूछूंगा सर, मैम के बारे में कुछ बताइए। हाँ, मेरी वाइफ जो है MBA की डिग्री लेकर शादी से ठीक पहले वो भी जॉब में थी, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर किसी कंपनी में थी। लेकिन आफ्टर मैरिज, बच्चों के जन्म के बाद उनके एजुकेशन के लिए उसने जॉब अभी तक नहीं किया, सैक्रिफाइस कर दिया, और वो बच्चों के एजुकेशन पर फुल टाइमर्स हाउस मेकर्स हैं, होम मेकर्स हैं, और एक अच्छा फैमिली लाइफ लीड कर रही हैं। अच्छा सर, आप कुछ संदेश दे दीजिए आरा वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए, कि कैसे आपकी लाइफ को, जर्नी को, अगर कुछ भी अगर सीखने लायक है तो क्या सीख सकते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा तो आरा के लोगों से सीखने के लायक मुझे लगा कि जितना अपनापन, जितना नियरेस्ट एंड डियरेस्ट लोग यहाँ फील करते हैं, किसी मेट्रो सिटी में नहीं करते। मतलब अगर हमारे यहाँ एक व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उससे 10 मकान आगे तक के लोग उसके लिए दौड़ के अस्पताल जाने को तैयार होते हैं। और वही जैसे जैसे आप अर्बनाइजेशन, मेट्रोज में बढ़ते हैं, एक आदमी के बीमार होने पर उनका परिवार भी पूरी तरह से हॉस्पिटल में रात में स्टे नहीं कर पाता, वो नर्सों पर और वहाँ के केयर टेकर पर छोड़कर घर आ जाता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे बिहार और आरा की जो मिट्टी है उसमें जो अपनापन है, उसकी खुशबू और अपनापन को मेरे भीतर समा के रखना है, वही मुझे लगता है कि सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि रहेगी। तो दर्शकों, देखा आपने, देखेंगे आप कि कितनी उम्दा तरीके से डॉक्टर प्रोफेशन में होते हुए भी लाइफ को लीड कर रहे हैं। आरा के लिए बहुत बड़ा मैसेज भी है कि आप अपने लोगों को, अपने पास रहने वाले लोगों को अपनत्व दीजिए, अपनापन दीजिए। अपनापन देने से आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जिसके आप हकदार हैं। डॉक्टर साहब की जिंदगी और जो जर्नी है अभी तक हमें यही सिखाती है। कहते हैं ना कि आप अगर अच्छे हैं तो अच्छे लोगों की तलाश मत करिए, आप खुद अच्छे बन जाइए, अच्छे लोगों का सर्किल खुद ब खुद मिल जाएगा। तो आरानामा की टीम के साथ मैं डॉक्टर साहब की उज्जवल भविष्य की और कामना करते हुए आप लोगों की तरफ से इनके आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं, और अंत में बस यही कहूंगा, कर गुजरो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे बिल्कुल डॉक्टर साहब की तरह। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।